सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी के जो हाल ही में डिफरेंट एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको यूनिट वाइज कंपाइल किया गया है और यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। इसमें एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज के अलावा बाकी एग्जाम्स जैसे एडीपीओ हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेडिकल ऑफिसर, ऐसे बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चन को कंपाइल करके यहाँ पर यूनिट वाइज प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि एमपीपीएससी के जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज का जो जीएस पोर्शन है उसके लिए हम लोग बैच कोर्स लॉन्च करते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन आप हमारे नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। नंबर है 8826033084। और इसके अलावा हमारी जो क्लास हो रही है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप रामसोनी एमपीपीएससी मिल जाएगी। उसके लिए आप नीचे डिटेल्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृत एवं साहित्य। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्वेश्चन डिस्कस किया चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा, हमारे होम पेज में मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में भी वो लिंक उपलब्ध है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में तंतु वाय श्रेणी का विवरण मिलता है। तंतु वाय श्रेणी इसे बोलते हैं बेसिकली वेवर्स, गिल्ड ऑफ वेवर्स, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव्स एन अकाउंट ऑफ ए गिल्ड ऑफ वेवर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। इसका सही आंसर है बेसिकली कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। सी ऑप्शन को यहाँ पे सही माना गया है। सी ऑप्शन इज राइट। बाकी समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरिसेन ने इसको कंपोज किया था। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने अगले पेज में किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय का सांची अभिलेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सांची इंस्क्रिप्शन में चंद्रगुप्त टू जो है, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं, उन्होंने कुछ डोनेशंस दिए थे। और स्कंदगुप्त का जो भितरी अभिलेख है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भितरी पिलर इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्त का, जो कि भितरी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, तो स्कंदगुप्त के टाइम में बनाया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, संस्कृत में इसको कंपोज किया गया था, है ना। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने है, प्राचीन नाम मैकाल से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का बोध होता है। तो मैकाल श्रेणी कहाँ पर है, बड़ा ऑब्वियस बात है, हल्का कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो बन जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका ए, अमरकंटक। तो आपको पता होना चाहिए हमारे मध्य देश का जो श्रृंखला श्रेणियाँ हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हमारी सबसे पहले मैकाल रेंज पड़ेगी यहाँ पे, आपको अमरकंटक का रीज़न है। यहीं से आपको 3 नदियाँ उद्गम होती हैं। नर्मदा हो गई, है ना, सोन नदी ऊपर चली जाती है, फिर एक जोहिला नदी भी उद्गम होती है, बाद में शहडोल में जाके सोन से मिल जाती है ना। तो ये है आपका कौन सी रेंज है, मैकाल रेंज है। और इसके बाद है महादेव रेंज, जो कि आपके होशंगाबाद के रीजन में पड़ेगा। फिर इसके बाद गाविलगढ़ रेंज भी यहाँ पे है। लास्ट में राजपीपला रेंज है, जो आपके लास्ट में झाबुआ राजपुर के रीजन में पड़ेगा। तो ये रेंजेस आपको पता होना चाहिए। पूरी की पूरी जो रेंजेस है सतपुड़ा रेंज का पार्ट बनती हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और ऊपर जो है आपको विंध्यन रेंज मिलेगा। विंध्यन रेंज में स्टार्टिंग जो रेंज है वो कौन सी रेंज है, कैमूर रेंज का है, ये कैमूर रेंज है। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो रेंज मिलती है आपको, ये कौन सी रेंज है, भांडेर रेंज है, जो कि आपके बुंदेलखंड के इलाके में मिलेगी। और लास्ट में वैसे जैसे देखा है तो जो आपकी चंबल उद्गम होती है जानापाव की पहाड़ियों से, वो भी बेसिकली आपके विंध्यन रेंज का ही पार्ट बनती है ना। एनीवे, तो प्राचीन नाम मैकाल से निम्न में से किस क्षेत्र का बोध होता है, ये है अमरकंटक। एंशियंट नेम मैकाल डिनोट्स विच आर द फॉलोइंग एरियाज, दैट इज अमरकंटक, है ना। चलिए लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दिए गए हैं, आप इसको बाद में देख सकते हैं। ऑलराइट। किस चंदेल शासक ने प्रयाग के संगम में जल समाधि ली थी। चंदेल शासक ने प्रयाग के संगम में जल समाधि ली थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये है बेसिकली ढंगदेव, क्या नाम है, ढंगदेव। कंदरिया महादेव टेम्पल के निर्माण में जो चंदेल रूलर हैं उनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। स्पेशली पूरा खजुराहो का ही जो टेम्पल है उससे कंस्ट्रक्शन में चंदेल शासक का ही कंट्रीब्यूशन है। और याद रहे, एक क्वेश्चन भी पूछा था कभी कभी एग्जाम में कि खजुराहो का जो टेम्पल है उसको किस साल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, ये आप ज़रा कमेंट करके बताएं। अगला हमारे सामने क्वेश्चन है, ओके, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है, धार में शारदा सदन की स्थापना किसने करवाई थी। देखो एमपीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में जो फाइनल आंसर की जारी किया था उसमें ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, बिकॉज इसमें एक डिस्प्यूट था। क्योंकि यदि आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो शारदा सदन के बारे में ही मिलता है कि शारदा सदन को 1889 में 1889 में बेसिकली स्टार्ट किया गया था पंडिता रामाबाई के द्वारा। तो पंडिता रामाबाई ने इस इंस्टीट्यूशन को इसलिए स्टार्ट किया था जिससे वहाँ पर जो विडोड वुमेन है, जो विधवा महिलाएं हैं, वो वहाँ पर रह सकें, उनके लिए बनाया गया था। तो वो शारदा सदन वो अलग है,
वो बेसिकली कहाँ पे था, दैट वाज इन महाराष्ट्र। अब यहाँ पे यदि आप नेट में सर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा धार में शारदा सन के बारे में मिलता नहीं है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज में इसके बारे में मिला है, जिसमें इससे भोजशाला, जो भोजशाला बनवाया गया था राजा भोज के द्वारा, भोजशाला, इस भोजशाला में शारदा सदन का जिक्र कुछ जगह मिलता है, कुछ इक्की दुक्की जगह मिलता है, बहुत ज़्यादा तो नेट में डेटा मिलता नहीं है। तो भोजशाला जो कि आपके कहाँ पर है, धार जिले में, जहाँ पर शारदा सदन का उल्लेख मिलता है, और शारदा सदन को बाद में जो इन्वेडर्स हैं उनके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो देखा है तो यहाँ पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता, शायद इसलिए एमपीपीएससी ने बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया होगा। तो ये क्वेश्चन बाद में डिलीट कर दिया गया था ना, तो यहाँ पे हल्का डिस्प्यूटेड रहा होगा, दैट्स वाई इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था ना, क्योंकि शारदा सदन का शायद इस समय कोई वजूद नहीं है, क्योंकि जो इन्वेडर्स थे उन्होंने ऑलरेडी इसको डिस्ट्रॉय कर रखा होगा। चलिए आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन। हाँ, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना आप, शारदा सदन में ये जो भोजशाला है, भोजशाला से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये माता सरस्वती को डेडिकेट करने वाला ये टेम्पल बनाया गया था, किसके द्वारा, राजा भोज के द्वारा, धार जिले में। ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उस यूनानी राजदूत का नाम बताइए जिसने बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की प्रतिष्ठा की। नेम द ग्रीक एम्बेसडर हु एस्टेब्लिश द गरुड़ पिलर एट बेस नगर। तो ये बहुत ही फेमस स्तंभ है, इसे हम हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ भी बोलते हैं। तो ये थे हेलियोडोरस, जिन्होंने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। एक थोड़ा सा हेलियोडोरस के बारे में याद रखना कि ये स्तंभ की स्थापना विदिशा में किया गया था। कहाँ पे, विदिशा जिले में, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, पहले इसको बेस नगर बोलते थे वैसे, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये हेलियोडोरस जो है सुंग शासक थे, सुंग राजा थे, जिनका नाम है भागभद्र। क्या नाम था, भागभद्र, जिनके टाइम में ये भारत में आए थे और इन्होंने भागवत धर्म को अपनाया था और बाद में विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, है ना। तो इसको याद रखें। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो गरुड़ स्तंभ है इसको हम खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं, है ना। चलो 6वां क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यसाल भंजिका के लेखक कौन थे। विद्यसाल भंजिका के लेखक थे राजशेखर। क्या नाम है, राजशेखर। राजशेखर की वैसे कुछ और भी रचनाएं हैं जो फेमस हैं। ये प्रतिहार जो राजा थे महेंद्रपाल, उनकी दरबार में थे, मतलब उनके गुरु भी थे और मंत्री भी थे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, राजशेखर की कुछ रचनाएं और बड़ी फेमस हैं, जैसे काव्य मीमांसा है, इसके अलावा कर्पूरी मंजरी जो है काफ़ी फेमस है। इन ऐसी कुछ रचनाओं के नाम याद रखिएगा, है ना। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा दिया हुआ है तो आप इसको देख लीजिएगा, है ना। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, राम रसायन। राम रसायन के लेखक कौन है। अब याद रखिएगा कि मध्य देश हिस्ट्री में अक्सर जो इस तरह से पूछा जाता है, साहित्यकार की रचनाएं पूछी जाती हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। तो राम रसायन के लेखक कौन थे। राम रसायन के लेखक हैं पद्माकर, और पद्माकर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पद्माकर ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जिसमें से राम रसायन तो है ही है, लेकिन कुछ रचनाएं और भी फेमस हैं, जैसे कि एक यमुना लहरी है, इसके अलावा पद्माभरण भी काफ़ी फेमस रचनाएं हैं। तो ये सारी रचनाएं राम रसायन इनकी रचनाएं हैं पद्माकर की। पद्माकर को बेसिकली रीतकाल के ब्रजभाषा कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान भी है ना, पद्माकर। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, बघेली को उत्तर प्रदेश से किस बोली के निकट माना जाता है। तो यहाँ पर एमपीएससी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर माना है, वो है आपका बी, मतलब अवधी। अवधी के नज़दीक माना जाता है ना, अवधी भाषा से मैच करता हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, बुंदेलखंड में लोक देवता के रूप में मान्य है। बड़ा ही फेमस नाम है लाला हरदौल। हरदौल की मनौती भी आपको याद होगा, लाला हरदौल की मनौती, ये गीत भी बड़ा फेमस है। तो ये है आपका लाला हरदौल। 10वां क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर समूह के निर्माता कौन थे। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया था, और अलग अलग राजाओं के द्वारा अलग अलग मंदिरों का निर्माण किया गया था। इसके बारे में कई बार डिस्कस किया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कौन से राजा ने कौन से मंदिर का निर्माण किया, मतलब जो मेन मंदिर उनके बारे में हल्की जानकारी यदि आपको रहती है तो चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए आसान हो जाएंगी, है ना। 11वां क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है। होमो इरेक्टस स्केलेटन इज फाउंड फ्रॉम विच प्लेस। अब होमो इरेक्टस की बात करें, ये पाया गया है हथनौरा से, है ना। हथनौरा की जो गुफाएं हैं, अब देखो ये कहाँ पे पड़ेगा हथनौरा, ये पड़ेगा आपके सीहोर ज़िले में। कहाँ पड़ेगा, सीहोर ज़िले में। तो यहाँ पे बेसिकली अरुण सोनकिया थे, जिनको बेसिकली जिन्होंने खोजा था मानव खोपड़ी का जीवाश्म, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, है ना। 12वां क्वेश्चन आपका, पन्ना का नाद चांद मेला। नाद चांद मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है।
तो ये मकर संक्रांति के टाइम में इसको आयोजित किया जाता है, नाद चांद मेला। मकर संक्रांति बेसिकली ठंडी में लगभग जनवरी के महीने में होता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मकर संक्रांति के टाइम में नाद चांद मेला पन्ना में आयोजित किया जाता है ना। 13वां क्वेश्चन आपके सामने 13 क्वेश्चन है, लोक देवता है लाला हरदौल कहाँ संबंधित था। अब देखो लाला हरदौल से दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया एमपीपीएससी के द्वारा, थोड़ी देर पहले ही दूसरे एग्जाम पूछा गया था, दूसरे एग्जाम पूछ लिया गया। तो लाला हरदौल बेसिकली कहाँ, बुंदेलखंड अंचल के, है ना। 14वां क्वेश्चन है, मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने करवाया था। तो मांडू कहाँ पर है, मांडू को हम आनंद की नगरी बोलते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के धार जिले में जो है मांडू है, तो यहीं पे मांडू है जिसको आनंद की नगरी हम बोलते हैं। तो रूपमती महल के अलावा बहुत सारे और भी महल यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे जहाज महल भी काफ़ी फेमस है यहाँ का, है ना। तो रूपमती महल का निर्माण किसने करवाया था, ये करवाया था बाज बहादुर ने। किसने, बाज बहादुर ने करवाया था। 15वें क्वेश्चन में चलते हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब की थी। द मध्य प्रदेश टूरिज्म डायरेक्टरेट वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो ये ईयर था आपका 1961, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, इसको आप याद रखें। 16वां क्वेश्चन है, ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की माला में मोती कहा है। तो ग्वालियर के किलों को जिब्राल्टर भी बोला जाता है, और मोतियों की किलों की माला में मोती कहा है किसने, दैट वाज सेड बाय द बाबर। बाबर ने कहा है, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। कब किया था, जरा कमेंट करके बताइए जरा। 1526 में, 1526, 1526, लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग। 17 क्वेश्चन आपका, कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है। अभी ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दो ऑप्शन को एमपीपीएससी ने सही माना था अपनी फाइनल ऑफिशियल आंसर के में। एक तो गोंड को माना था और कुर्कू को माना था, मतलब बी और सी, इन दोनों को एमपीपीएससी ने सही माना था। तो गोंड और कुर्कू अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। 18वां क्वेश्चन है, प्रणामी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कहाँ है। प्रणामी संप्रदाय के बारे में जिक्र जो है गांधी जी किताबें मिलता है, जो उनकी किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। प्रणामी सेक्ट जो मध्य प्रदेश में है, इसमें बेसिकली दोनों ही जो मुस्लिम और हिंदू कल्चर दोनों ही आपको देखने के लिए मिलता है, और इसका जो मुख्य केंद्र है वो है पन्ना, प्रणामी संप्रदाय का, है ना। 19वां क्वेश्चन आपके सामने है, वीर मित्रोदय का लेखक कौन था। वीर मित्रोदय, इसके लेखक थे मित्र मिश्र हैं वीर मित्रोदय के लेखक। 20वां क्वेश्चन आपके सामने, पिथौरा चित्रकला किस जनजाति संबंधित है। पिथौरा चित्रकला बेसिकली हमारे मालवा अंचल में फेमस है पिथौरा चित्रकला, और यहाँ पर जो भील जनजाति हैं इनके द्वारा बनाया जाता है। 21 क्वेश्चन में चलते हैं, ये एक प्रकार का भित्ति चित्र है ना। 21 क्वेश्चन आपके सामने, तृतीय शताब्दी ईस्वी में बोधिवंशी राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र में था। तो बोधिवंशी राजाओं का जो क्षेत्र अधिकार था वो त्रिपुरी के रीजन में था, और त्रिपुरी कौन सा रीजन था, मध्य प्रदेश का जो मिडिल है प्रेजेंट टाइम में, मतलब जो जबलपुर का क्षेत्र है, मतलब ये क्षेत्र आपका त्रिपुरी में आएगा। और याद रहे त्रिपुरी का अधिवेशन भी हुआ था कांग्रेस का, याद होगा आपको, बड़ा फेमस सेशन था 1939 का, 1939 का, ये वही सन था त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें बेसिकली सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी से मतभेद होने के कारण बाद में उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद रिजाइन कर दिया था, और बाद में उनको रिप्लेस किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और डॉक्टर बेसिकली सुभाष चंद्र बोस का जो जो उस अध्यक्ष पद के लिए जो मुकाबला हुआ था वो हुआ था पट्टाभी सिद्धारमैया से, और गांधी जी पट्टाभी को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा भी था कि पट्टाभी की हार गांधी की हार है, और बाद में सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था 1939 में, और फॉरवर्ड ब्लॉक की बाद में स्थापना किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये है त्रिपुरी, मतलब प्रेजेंट टाइम में इसको हम जबलपुर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है, बुंदेला विद्रोह के नायक हीरापुर के राजा हैं हृदय शाह बुंदेला, वो किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में गिरफ्तार किया गया था। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है लॉर्ड एलनबरो। तो लॉर्ड एलनबरो का नाम याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन हमारा, महाकौशल राजनैतिक परिषद गठन किसके नेतृत्व में किया था। महाकौशल मतलब जो अपना जबलपुर के आसपास का रीजन है पूरा महाकौशल ही कहलाता है। तो ये है बेसिकली सेठ गोविंददास ये बेसिकली जबलपुर के ही इनका जन्म स्थान है ना। 24वां क्वेश्चन है, जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य से किस जिले में हुआ था। जंगल सत्याग्रह, तो ट्यूरिया जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जरा कमेंट बताइए जंगल सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, बिकॉज दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये है सिवनी में। तो सिवनी जिले से इसकी शुरुआत हुई थी, है ना, जंगल सत्याग्रह। 25वां क्वेश्चन आपके सामने है, 25th क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस संस्कृत काव्य साहित्य की रचना गोंड राजा संग्राम शाह ने किया था? तो संग्राम शाह के द्वारा जो रचना की गई थी वो कौन है? वो है रस रत्नमाला। क्या नाम है? रस रत्नमाला। ये रचना गोंड राजा संग्राम शाह के द्वारा किया गया था। 26वां क्वेश्चन है कालूजी महाराज का मेला मध्य से किस जिले में आयोजित होता है? ये जो मेले हैं इनके बारे में अक्सर एग्जाम पूछा आता है। कभी पूछ लिया जाता है किस समय आयोजित किया जाता है, कभी पूछ लिया जाता है कहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो ऐसी चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि इन चीज़ों को याद रखना इट्स नॉट दैट ईजी, बट रिवीजन बार बार करते रहें तो चीज़ें याद आती हैं। खरगोन, खरगोन की बात करें ये हमारे मध्य प्रदेश के साउथ में पड़ेगा। और खंडवा खरगोन ये दोनों ही ज़िले काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। खंडवा को हम लोग पूर्वी निमाड़ बोलते हैं, खरगोन को पश्चिमी निमाड़ बोलते हैं। और खरगोन की बात करें तो यहाँ पर महेश्वर का जो किला है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि देवी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया था। 27वें क्वेश्चन में चलते हैं। 27वां क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में सास बहु मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था? तो सास बहु मंदिर का निर्माण कार्य जो है पूर्ण हुआ था महिपाल के टाइम में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सास बहु मंदिर कहाँ? ग्वालियर में। 28वां क्वेश्चन है अगरिया जनजाति अपने किस शिल्प के लिए जानी जाती है? तो अगरिया जनजाति बेसिकली लौह शिल्प के लिए जानी जाती है। अगरिया जनजाति इनका जो पेशा है लौह शिल्प में है। 29वां क्वेश्चन आपके सामने है उस्ताद हाफिज अली खां एक प्रसिद्ध क्या थे? तो उस्ताद हाफिज अली खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे। उस्ताद हाफिज अली खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया पहले भी। 30वां क्वेश्चन है हीड़ गायन की प्रथा किस क्षेत्र में है? हीड़ गायन, अब देखो हीड़ गायन की बात करें तो दोनों ही अंचल में, चूंकि कई बार देखा जाता है कि जो मालवा अंचल निमाड़ अंचल के बहुत सारे कल्चर आपस में मैच करते हैं। तो ये मालवा हो गया आपका ये पूरा, और ये साउथ का जो निमाड़ अंचल हो गया। तो हीड़ गायन की प्रथा दोनों में ही देखने के लिए मिलती है, चाहे वो मालवा अंचल हो चाहे निमाड़ अंचल हो। इसलिए एमपीपीएससी ने सी और डी इन दोनों ऑप्शन को यहाँ पे सही माना है। याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश की जो लोक कलाएं हैं जिसमें लोकगीत लोक नृत्य लोक नाट्य हैं, ये कौन से अंचल का होता है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम पूछा आता है। तो इस क्वेश्चन को अधिक से अधिक रिवीजन करें, क्योंकि ये चीज़ें भूलती भी काफ़ी तेज से है ना, कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। 31वां क्वेश्चन है कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान क्या था? तो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का जो मूल स्थान था वो था उज्जैन। और याद रहे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हिस्ट्री में पूछा आता है अक्सर, कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष ये किसके किसके बीच में हुआ? तो इधर तो थे गुर्जर प्रतिहार, और इधर थे राष्ट्रकूट, और इधर साइड में थे पाल। तो पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। दैट इज कॉल्ड एज द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज। तो इसको आप याद रखें। कन्नौज वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो इस समय इत्र के लिए काफ़ी मशहूर है। द ओरिजिनल प्लेस ऑफ गुर्जर प्रतिहार ऑफ कन्नौज वाज उज्जैन, है ना। 32वां क्वेश्चन है चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ था? चंदेल शब्द का उपयोग किस शिलालेख में हुआ था? ये है आपका दुधई शिलालेख। दुधई शिलालेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और याद रहे कल अलेक्जेंडर कनिंघम ने दुधई में इन्हें कई सारे इंस्क्रिप्शन ही मिले थे, और बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में इसको पब्लिश भी किया था। ये है दुधई शिलालेख, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 33rd क्वेश्चन है मांडू के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मांडू के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये थे होशंग शाह, है ना। होशंग शाह का मकबरा भी है। 34th क्वेश्चन आपके सामने छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन थे? और ये रचनाकार थे कविभूषण। कविभूषण ने छत्रसाल दशक की रचना की थी। राजा छत्रसाल जो काफ़ी प्रतापी राजा थे। आप बता सकते हैं किसके समकालीन थे? एनी ऑफ यू? बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस किया था हिस्ट्री में। 35th क्वेश्चन है जैन मंदिर है दोवकुंड, ये कहाँ पर स्थित है? देखो दोवकुंड का क्वेश्चन बाद में एमपीएससी ने डिलीट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा डिस्प्यूट सा बन रहा था, क्योंकि ये जो ऑप्शन यहाँ पे दोवकुंड का बना मिला वो बना श्योपुर में। कहाँ पर है? श्योपुर में। अब श्योपुर इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं करता, दैट्स वाई इस क्वेश्चन को बाद में एमपीएससी ने डिलीट कर दिया था। तो ये है आपका जैन मंदिर दोवकुंड के बारे में। तो यहाँ पे जो जैन टेम्पल है, ये जो जैन टेम्पल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दोवकुंड जो है आपका पड़ेगा श्योपुर में, इसलिए इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन क्या है? डिलीट हो गया था ना, इसको लेट मी राइट डाउन दिस वन। इसका एमपीएससी ने अपने ऑफिशियल आंसर के डिलीट कर दिया था। 36 क्वेश्चन है द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में लोगों को यही लगता है कि ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इनका कंट्रीब्यूशन था, लेकिन नहीं,
इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इकोनॉमी के क्षेत्र में भी था उनके पास में। और ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने किताब लिखी थी द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 37वां क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति वर्ष में कितनी बार जादुई शक्तियों एवं आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करते हैं? वेल दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये है आपका बी ऑप्शन सही है, 2 बार, है ना। 38वां क्वेश्चन है आपका, भील जाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? भील जाति का जो निवास है हमारे मध्य प्रदेश के जो मालवा अंचल में और निमाड़ अंचल में देखने के लिए मिलता है। मतलब ये वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, कह सकते हैं आप पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर आपको भील समुदाय का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि, खेती। 39वां क्वेश्चन में चलते हैं। 39वां क्वेश्चन है, पेपियर मैसे कला का प्रमुख केंद्र है। पेपियर मैसे कौन सी कला, पेपियर मैसे जो है का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? और ये है आपका उज्जैन में। पेपियर मैसे, द मेन सेंटर ऑफ पेपियर मैसे आर्ट जो है कहाँ पर है? उज्जैन में है। इसको आप याद रखिएगा। पेपियर मैसे की यदि हम बात करें, पेपियर मैसे होता क्या है आपको पता होना चाहिए। पेपियर मैसे के द्वारा हम लोग कुछ कलाकृतियाँ बनाते हैं, और बेसिकली ये जो बनाया जाता है, ये जो पेपर होता है, जो टुकड़े टुकड़े में पेपर होते हैं, उनको बेसिकली बाद में मैसअप कर लिया जाता है, और उसके द्वारा ये एक शेप दिया जाता है। किसी भी शेप में दिया जा सकता है, जैसे स्टार का शेप दिया जा सकता है ना, कोई भी शेप दिया जा सकता है। बट पेपियर मैसे के द्वारा मतलब ये एक ऐसा आर्ट है जो कागज़ होता है, जो छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं उसके, और बाद में उसको मॉइस्ट करके, उसको गीला करके, नमी करके प्रॉपर तरीके से जो शेप दिया आता है, वो है पेपियर मैसे। और एक कला का प्रमुख केंद्र उज्जैन है। 48वां क्वेश्चन में चलते हैं, कौन आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा थे? ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है आपका डी, किशन सिंह ठाकुर। किशन सिंह ठाकुर आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा थे। इनके बारे में हालांकि लिखा भी गया है। इनका मूल स्थान वैसे उत्तरकाशी उत्तराखंड में था, लेकिन बाद में इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। डिफरेंट पॉलिटिक्स में भी इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये हैं आपके ठाकुर किशन सिंह। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ओके, कौन सा क्वेश्चन हो गया? 41वां क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है आपका ये है सहरिया। मध्य प्रदेश की जो सहरिया जनजाति है, इनको खुटिया पटेल के रूप में भी संबोधित किया जाता है। 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? तो बौद्ध गुफाएं बेसिकली 2 जगह हैं। पहले बलसार का ऑप्शन दिया था, लेकिन बाद में सांची को भी दिया, क्योंकि सांची में कोई बौद्ध गुफाएं तो स्थित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्तूप है बेसिकली। तो सांची और बलसार, इन दोनों को बेसिकली एमपीएससी ने सही माना था कि यहाँ पे बौद्ध गुफाएं नहीं है, जो कि सांची तो रायसेन में है। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आपको पता होना चाहिए। याद रहे, बुद्धिस्ट जो हमारा आर्किटेक्चर होता है, उसमें 3 आर्किटेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो है स्तूप। स्तूप वो क्षेत्र होता है जहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु हैं उनकी अस्थियाँ भी रखी जाती हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस होता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से। एक होता है चैत्य। चैत्य क्या होता है? चैत्य का मतलब होता है एक मीटिंग प्लेस होता था पहले, लेकिन अब बुद्धिज्म में 2 पार्ट हो गए, हीनयान और महायान। तो हीनयान तो वहाँ पर बैठ के मीटिंग करते थे प्रॉपर तरीके से, लेकिन अब जो महायान है वहाँ पर पूजा स्थल भी बना लिया उन्होंने, चूँकि गौतम बुद्ध की पूजा भी होती है। और एक होता है विहार। विहार का मतलब है रेजिडेंस प्लेस, जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके रहने की जो जगह होती थी उसको विहार बोलते थे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए 43वां क्वेश्चन में चलते हैं सीधे। पूछा गया है, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? निर्मल वर्मा पुरस्कार, याद रहे, भारतीय जो प्रवासी होते हैं उनका हिंदी भाषा का जो कंट्रीब्यूशन है, हिंदी भाषा के क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए बेसिकली रिकॉग्नाइज किया जाता है। प्रवासी जो भारतीय प्रवासी होते हैं, इनके द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास जो किया गया, हिंदी लैंग्वेज प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बाय एनआरआईज, इसके लिए बेसिकली दिया जाता है। ये है निर्मल वर्मा पुरस्कार। 44वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? अब देखो, इसमें पढ़ते हैं हम लोग। पहला, यह कला बैतूल की भारेवा आदिवासी समुदाय संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, बैतूल का ही है ढोकरा कला, जो कि हमारी जो भारेवा आदिवासी समुदाय है उनके द्वारा बनाया जाता है। एक है, यह एक लौह धातु ढलाई कला है, ये भी सही है, बिल्कुल सही बात है। और सी ऑप्शन है, यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, ये ऑप्शन गलत है। और सभी कथन सही, ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन यहाँ पे एमपीएससी ने गलत दिए हैं, सी और डी। तो सी और डी ऑप्शन यहाँ पे सही है ना। 45वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तुरंत द्वार पर
किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उनकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? ये कौन सा है? ये है बेसिकली अपना सांची का स्तूप जो कि रायसेन में है। तो इसमें बेसिकली इसके तोरण द्वार का मतलब जो गेट होता है उसमें अशोक एवं उनकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है। इसे इसको आप जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर सांची का जो स्तूप है, सांची का जो क्षेत्र है, ये भी पूछा था कि बार क्या गौतम बुद्ध ने यहाँ कभी विजिट किया था? याद रहे, रायसेन या उज्जैनी के क्षेत्र में गौतम बुद्ध ने कभी विजिट नहीं किया है। 46 क्वेश्चन आपके सामने। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? देखिए, सादत खान का नाम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने बेसिकली पहली गोली चलाई थी 1857 के स्वाधीनता संग्राम में। तो याद रहे, ये हैं इंदौर से। कहाँ पे थे? इंदौर में। 47 क्वेश्चन लेते हैं। 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय देव एवं उनकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? और इसका सही आंसर है आपका दैट इज सी, अल-बरूनी। हु एमंग द फॉलोइंग अरब राइटर्स हैज गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कलचुरी रूलर गंगेय देव एंड हिज कैपिटल त्रिपुरी? तो ये है अल-बरूनी। याद रखिएगा, नाम बहुत महत्वपूर्ण है। 48th क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? तो यहां पर देखें, साकेत रामायण कला संग्रहालय आपकी ओरछा में है, ये बिल्कुल सही है। प्रेमचंद्र सृजन पीठ उज्जैन में है, ये भी सही है। मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर में है, ये भी सही है। तुलसी शोध संस्थान भोपाल में नहीं है, बल्कि कहां पर है? ये पड़ेगा आपके चित्रकूट में। कहां पर है? चित्रकूट में, जो कि सतना में पड़ेगा, है ना। चित्रकूट में एक मध्य प्रदेश से बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी भी है, ग्रामोदय यूनिवर्सिटी। और चित्रकूट की बात करें, पूछा जाता है कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? तो ये है मंदाकिनी नदी। जब चित्रकूट में आप जाओगे तो वहाँ कौन सी नदी मिलेगी? मंदाकिनी नदी। ये भी आप यहाँ पे याद रखें, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और चलते हैं 49th क्वेश्चन में। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, और ये है आपका लोकमत। तो नेशनलिस्ट राइटिंग में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इन्होंने जिस समाचार पत्र के संपादक थे वो है लोकमत। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बताया भी गया, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र द 2 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, आल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ मध्य प्रदेश, फाउंडेड हिंदी जर्नलिज्म इन द स्टेट। ये काफी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र का। चलते हैं 50वें क्वेश्चन में। 50वां क्वेश्चन है, आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? दोनों ही नाम पूछे गए हैं। और आमतौर पे बेसिकली क्या होता है कि जब किसी को बेसिकली दिया जाता है हमारे मध्य प्रदेश में पद्मश्री, पद्मभूषण, तो उनके बारे में आमतौर पे क्वेश्चन पूछे आते हैं। एनीवे, तो यहाँ पर जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वो है गौड़ चित्रकला। और गौड़ चित्रकला का यदि आप नमूना देखना चाहते हैं, काफ़ी खूबसूरत सी पेंटिंग है इनके द्वारा। ये है गौड़ चित्रकला का नायाब नमूना आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये है बेसिकली आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई, है ना। और 51st क्वेश्चन भी देख लेते हैं। धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर संबंधित है? धर्म राजेश्वर स्मारक। तो धर्म राजेश्वर स्मारक जो है किससे है? दसपुर से है। और याद है, दसपुर का यदि आप ये स्मारक देखना चाहते हैं तो ये है आपका धर्म राजेश्वर स्मारक। लुक एट दिस वन, दैट्स क्वाइट वेरी ब्यूटीफुल। और ये आपका है धर्म राजेश्वर मंदिर। और गुफाओं के बारे में कहा गया, मंदसौर जिले की गरुड़ तहसील में है। और याद रहे, दसपुर जो है ये बेसिकली प्राचीन नगर है जो कि अपने मंदसौर, प्रेजेंट टाइम में जो मंदसौर है उसमें है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, दैट्स क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये धर्म राजेश्वर मंदिर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने डिस्कस किया 51 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगला डिस्कशन अगले पार्ट में किया जाएगा। तो डिस्कशन को वहीं वाइंड अप करते हैं। इसका जो PDF है वो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप रामसोनी MPPSC में मिल जाएगा। तो उसकी लिंक आपको नीचे डिटेल्स में मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर। हाँ, एक और चीज़ है, ICT के जो वीडियोस हैं उसको देखने के लिए आप यहाँ पे आई बटन में क्लिक कर सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट में यहाँ पे पिन कर दूंगा, है ना। दैट्स ऑल, थैंक यू।